हेलो। आई एम दिग्विजय सिंह परिहार और मैं आज आपसे सिंधु घाटी की कला एवं स्थापत्य कला पे डिस्कस करने वाला हूं, जो कि एक महत्वपूर्ण विषय है हमारे आईएएस एग्जाम, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में, जो प्री और मेंस दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें कला एवं स्थापत्य कला में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ये सबसे ज्यादा आना इसमें मालूम होना चाहिए, जो कि एक स्मार्ट स्टडी कहलाती है। इसके अकॉर्डिंग ही एग्जाम क्वालिफाई होते हैं और मेंस में भी क्वालिफाई होता है। तो हम बताते हैं सिंधु घाटी कला स्थापत्य कला, जो कि भारत की पहली सभ्यता मानी जाती है। और ये सभ्यता इसलिए बहुत ज्यादा मतलब है कि फेमस थी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखते हो कि हमें जो कला एवं स्थापत्य कला दिखती है भारत में, पहली बार यहीं से ही इसका कला स्थापत्य कला का जन्म होता है। जैसे कि हम बात करते हैं मूर्ति कला, उत्कीर्ण कला, रिलीफ स्थापत्य कला, चित्रण कला और मृदभांड कला। तो ये चार प्रारूप हमें दिखते हैं इसमें, और इन चारों प्रारूप के अकॉर्डिंग ही हम इसको निर्धारित कर सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता में कला का क्या प्रारूप था या कैसी विशेषता थी। तो हम बात करते हैं पहले कि मूर्ति कला में। मूर्ति कला, जो मूर्ति कला की हम बात करते हैं तो इसमें हम देखते हैं पाषाण मूर्ति कला, प्रस्तर, इसको प्रस्तर भी कहा जाता है। प्रस्तर मतलब एक प्रकार से पाषाण को तराश कर जो मूर्तियां बनाई जाती थी उसको प्रस्तर कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि बड़े स्तर पर किया जाता था। सबसे ज्यादा देखते हैं कि जो पाषाण मूर्ति कला है उसका जो निर्माण था बड़े स्तर पर किया जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़ी मात्रा में पाषाणों की पाषाण मिलते थे, बहुत ज्यादा इनकी मात्रा पाई जाती थी। अब हम देखते हैं कि इनकी विशेषता क्या थी। पाषाण मूर्तिकला, इनके शारीरिक हाव भाव में अत्यंत सजीवता दिखती है। सजीवता का मतलब ये होता है कि जैसे वास्तविक रूप में मानव दिखता है उस रूप में यहाँ पे मूर्तियों को बनाया जाता था। इसका उदाहरण हम देखते हैं कि जैसे मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी, योगी की जो प्रस्तर मूर्ति होती थी वो शैलखड़ी की बनी है। शैलखड़ी एक प्रकार की मिट्टी होती थी जो कि मतलब कहीं ना कहीं पका के उसको गर्म करके और फिर उसको मूर्ति बनाई जाती थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और इसकी शारीरिक बनावट को शिल्पकार ने सन्यासी के रूप में बनाया। सन्यासी मतलब होता है कि साधु सन्यासी तो तपस्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं उनके, जैसे चेहरे पर दाढ़ी, अध खुले नेत्र, उनकी एकाग्रचित दृष्टि और मस्तक छोटा तथा पीछे की ओर ढलुआ है। इसके केस पीछे की ओर बंधे हुए हैं और मस्तक पर एक गोल अलंकरण है। जो वास्तविक रूप में देखा जाए तो हूबहू बिल्कुल वैसे ही प्रस्तुत किया गया है जैसे कि कहीं ना कहीं आप देखते हो कि जो साधु वास्तविक रूप में होते हैं और जो तपस्या करते हैं। अब कंधे को ढकते हुए तिप्तिया छाप वाली शाल ओढ़े हुए, जो कि आप देखो आज वर्तमान में भी आप देखो कि इसकी प्रासंगिकता है। आज भी वैसे ही आपको साधु मिल जाएंगे, तो कह सकते हैं कि इसकी वर्तमान में भी प्रासंगिकता है। और ये कला जो मूर्ति कला है और जो प्रस्तर कला है उसको वास्तविक रूप में दर्शाया गया था और जो आज भी प्रचलित है। ठीक है कि नहीं? और हम देखते हैं कि किसी एक प्रकार से योगी की मूर्ति जो थी उसका धार्मिक स्वरूप था। क्यों? क्योंकि उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मात्र सत्तात्मक सत्ता मानी जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आप देखो कि कुछ मात्रा में, है ना, देवताओं के भी उदाहरण मिलते हैं। तथा उसी के अनुरूप श्वेत पाषाण मस्तक मोहनजोदड़ो से मिला है। श्वेत पाषाण मतलब होता है सफेद पत्थर से बनाया हुआ। अब हम बात करते हैं हड़प्पा। हड़प्पा की जो प्रस्तर मूर्ति कला की विशेषता थी वो अधिक आकर्षक व प्रभावशाली है। अगर मोहनजोदड़ो से तुलना करें तो हड़प्पा की जो प्रस्तर मूर्तियां बहुत अधिक आकर्षक प्रभावशाली है। इसका जैसे कि फॉर एग्जांपल ये चूना पत्थर, शैल खड़ी और बलुआ पत्थर और सिलेटी पत्थर, तीनों जो प्रकार के पत्थर पाए जाते थे उससे ही मतलब है कि ये मूर्तियां बनाए जाते थे, जो कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं हड़प्पा में ही सबसे ज्यादा पाए गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लाल बलुआ पत्थर की पुरुष धड़, जिसके प्रत्येक अंग को अलग अलग प्रकार से जोड़ा गया है, जो कि शिल्पकार की अपनी एक विशेषता थी। अब जो भी पुरुष की जो पुरुष धड़ है उसका प्रत्येक अंग है, हाथ, पैर, सिर, तो ये सब मतलब अलग अलग प्रकार से जोड़ा गया है, जो कि हमको उसकी तकनीकी विशेषता की जानकारी देता है। उस समय के जो शिल्पकार थे कि तकनीकी विशेषता की हमको यहाँ पे जानकारी मिलती है। हम बात करते हैं काले पत्थर। अब बात करते हैं जो काला पत्थर है तो उसकी एक मूर्ति मिली है जिसकी भावभंगिमा नर्तक रूप में है। भावभंगिमा मतलब होता है जो नर्तक होते थे, वह जो नृत्य करते थे उनको वैसे ही दर्शाया गया है मूर्तियों के माध्यम से। तो ये सबसे बड़ी विशेषता थी जो हमको हड़प्पा काल में मिलती है। अतः उपरोक्त मूर्तियों को बनाने में शिल्पकार उनके शरीर शरीर सौष्ठव शरीर
सौष्ठव को सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे। मतलब ये होता है शरीर सौष्ठव से कि वो कहीं ना कहीं मतलब है कि जो नृत्य शैली है उस नृत्य के अनुरूप उसको ढालते थे। दूसरा जो साधु सन्यासी हैं उसके अनुरूप मूर्तियों को ढालते थे। ये सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं कि जो पहल हुई थी, हम देखते हैं कि कला की वो बाद में भी जाके फिर जीवित हो गई थी जो मौर्य काल में। तो ये इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्ति कला से। और ये एक प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिकता बल्कि भौतिकतावादी दृश्य भी उभर कर आती है। अब जैसे नृत्य कला, जो नृत्य कला जो शैली में जो मूर्तियों को बनाया जाता था तो भौतिकतावादी रूप में बनाया जाता था। और जो आध्यात्मिकता दिखती है हमको देखते हैं कि वो सन्यासिक रूप में जो जो पुरुषों को जो मूर्तियां बनती थी तो आध्यात्मिकता को प्रस्तुत करती थी। ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। अब बात करते हैं दूसरी जो प्रारूप है मूर्ति कला, वो है धातु मूर्ति कला। धातु मूर्ति कला एक प्रकार से देखते हैं कि मधुचेष्ट विधि पर आ जाती है। मधुचेष्ट विधि वैसी विधि होती है जिसको मतलब है कि धातुओं को गला के और उसको सांचे में ढाला जाता था। इसको क्या कहा जाता है? मधुचेष्ट विधि कहा जाता था, जो कि सिंधु घाटी में सब सर्वप्रथम इसके इस तकनीक का आविष्कार हुआ था। और भारत में आप देखो कि कालांतर में जो दक्षिण की नटराज की जो मूर्ति है वो इसी इसी अनुरूप बनाई गई थी। और सुल्तानगंज की बुद्ध की ताम्र मूर्ति भी इसी अनुरूप मधुचेष्ट विधि के अंतर्गत बनाई गई थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन बात करें जैसे मोहनजोदड़ो से प्राप्त 4 सेंटीमीटर लंबी नृत्य मुद्रा में नर्तकी की कांस्य मूर्ति, नर्तकी कांस्य मूर्ति मिली, जिसकी विशेषता यह है कि यह नग्न है और पैरों का निचला भाग टूटा है। बायां हाथ कलाई से लेकर कंधे तक चूड़ियों से भरा है तथा नीचे की ओर लटक रहा है, जबकि दाएं हाथ में कंगूल व मैसूर पहने हुए हैं तथा कमर पर टिका है। उसके पैरों को नृत्य मुद्रा में उठते हुए दिखाया गया। अतः इससे साबित होता है कि कहीं ना कहीं नृत्य जो स्त्रियां थी उनको एक प्रकार से भौतिकतावादी रूप में एक प्रकार से जो मूर्तियां बनती थी स्त्रियों की कांस्य मूर्ति, उसको जो ढाला जाता था तो वहां पे जो भौतिकतावादी मतलब है कि जो वर्ग था जैसे उच्च वर्ग था तो वो इस प्रकार की मूर्तियों को डेकोरेशन के अकॉर्डिंग रखते थे। तो इसलिए इस प्रकार की मूर्तियां वहां पे डाली जाती थी और प्रचलित थी। ठीक है, तो ये एक प्रकार से कहते थे भौतिकतावादी प्रस्तुत कर सकता है। अब यहाँ की मूर्ति का जो मधुसूचित विधि के अंतर्गत पशुओं जैसे मोहनजोदड़ो से भैंसा, भेड़ा और लोथल से आप देखते हैं कि कुत्ते, और कालीबंगा से वृषभ की मूर्ति, ताम्र मूर्तियां इसी विधि द्वारा बनाएगी। इससे साबित होता है कि ये कहीं ना कहीं मतलब खेल खिलौने जो को इंटरटेनमेंट में मनोरंजन के लिए इस्तेमाल होते थे उनका भी इस्तेमाल ये करते थे। हम बात करते हैं मिट्टी की मूर्तियां। अब तीसरे प्रकार के हम देखते हैं मूर्ति मिट्टी की मूर्तियां जो कि अधिकतर लाल रंग से ठोस पकाई गई हुई थी। क्योंकि ये क्या होता था कि जो मिट्टी की मूर्तियां होती थी वो जल्दी टूट जाती, इसलिए उसको पहले पकाया जाता था। ठीक है, फिर कहीं ना कहीं मतलब है कि उस पर रंग भरे जाते थे, जो कि शिल्पकार अधिकतर इन मूर्तियों को अपने हाथों से बनाते थे और उनको ढाला जाता है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी सिंधु घाटी की सभ्यता की। हम बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। मानव मूर्तियों में अधिकतर नारी की मूर्ति ही है जिन्होंने श्रृंगार युक्त दिखाया जाता था। इनसे यह भी साबित होता है कि सैंधव लोग मातृ पूजन में अधिक विश्वास करते थे। दूसरा हम बात करते हैं मानव मूर्ति को पीछे पशुओं की मूर्तियों को भी कलात्मक ढंग से बनाया गया है। और इनमें वृषभ मतलब होता है कुबड़दार जो बैल होता था उसकी मूर्ति अब आकृति सर्वोत्तम मानी गई है, जो कि इसकी धार्मिक मान्यता रहती थी कि जो भी आज प्रचलित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कुबड़दार वृषभ होता है, जो एक प्रकार से बैल होता है, भैंस होता है, उसको अकॉर्डिंग देखा जाए तो आज भी इसकी धार्मिक मान्यता है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता हम देखते हैं कि आध्यात्मिक तौर पर भी मूर्तियों का निर्माण किया जाता था और एक प्रकार से मनोरंजनात्मक तौर पे भी। और इसमें हम देखते हैं कि जो एक भौतिकतावादी पुट भी दिखता है। अब बात करते हैं हम दूसरी जो कला का प्रारूप है वो है स्थापत्य कला। सिंधु घाटी की स्थापत्य कला सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्थापत्य कला में आप देखिए रिलीफ स्थापत्य कला जो कि एक प्रकार से कुरेदना विधि होती है। सिंधु सभ्यता कालांतर में रिलीफ स्थापत्य कला में भी निपुण थे, जिसमें मोहरों के ऊपर आकृतियों को उत्कीर्ण किया जाता है जिनके विषय प्रकृति वह मानवीय होते थे। विषय प्रकृति में मानवीय होते थे, जैसे कि वृषभ की आकृति, मानव में जैसे देखते हैं कि पशुपतिनाथ की आकृति, एक श्रृंगी वृषभ का चित्रांकन। ये सब मतलब है कि कहीं ना कहीं मतलब है कि आप देखते हो कि मनोरंजन, आध्यात्मिकता और कहीं ना कहीं भौतिकतावादी आकृति को उत्कीर्ण किए थे, तो समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उत्कीर्ण किया था। अतः इनका उद्देश्य धार्मिक अधिक रहा होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी सिंधु घाटी की सभ्यता की रिलीफ स्थापत्य कला। रिलीफ स्थापत्य का मतलब प्राकृतिक वस्तुओं को भी उत्कीर्ण किया था, जैसे
वृक्ष, जैसे कि हम देखते हैं कि वृक्ष, पशु, पक्षी, और एक प्रकार से स्वास्तिक, जो कि एक प्रकार से धार्मिक धार्मिक प्रकृति का सूचक माना जाता था स्वास्तिक को, तो रिलीफ स्थापत्य कला के हम रखते हैं। हम बात करते हैं मृदभांड कला। सिंधु घाटी सभ्यता की कला में मृदभांड कला का भी विकास हुआ था। मृदभांड मतलब होते हैं बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाने की कला, जो कि चाक और हाथ दोनों से बनाए जाते थे। मृदभांड कला का विकास उपयोगितावादी दृष्टिकोण से। उपयोगितावादी का मतलब ये होता है कि उनके उपयोग के लिए कौन कौन से मृदभांड हैं जो कि उनके रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हैं, डेली पर्पस पे यूज होते हैं। तो इनको लाल रंग से पोतकर या उनको रंग कर उन पर काले रंग की चित्रकारी की जाती थी, जिनका विषय पशु, पक्षी और वनस्पतियां होते थे। ये एक प्रकार से क्या कहते हैं कि मृदभांड कला का विकास को दर्शाता है। इस मृदभांड कला में ज्यामितीय आकार के भी चित्र बनाए जाते थे, जैसे कि तारागढ़, लहरदार रेखाएं और त्रिभुज, जो कि सिंधु सभ्यता की हम बात करते हैं कि सिंधु सभ्यता की कला को दर्शाता है, जो कि कहीं ना कहीं विभिन्न प्रकार के चित्रों बनाने में निपुण। अतः सिंधु सभ्यता की मृदभांड कला अलंकरण की दृष्टि से काफी समृद्ध है तथा निर्माण तकनीक अत्यंत विकसित। निर्माण तकनीक मतलब ये होता है कि ये हाथ से भी बनाते थे और कहीं ना कहीं चक्के पे भी इनका निर्माण निर्माण किया जाता था, और एक प्रकार से उपयोगितावादी दृष्टिकोण से किया जाता था, जो कि सिंधु सभ्यता को अलग पहचान देती है। थैंक यू।